नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण हेडलाइंस पर। उसके बाद सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। तो आइए दोस्तों, आज की खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। यूपी में विद्यार्थियों को जल्द मिलेगी छात्रवृत्ति, सीएम योगी ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क का भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभागों को इस प्रक्रिया को तेज करने का आदेश दिया है। समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति के छात्रों को प्राथमिकता देते हुए उनके खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार आगामी 1 से 2 दिनों में 11वीं और 12वीं कक्षा के 33,000 छात्रों के खातों में राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसके साथ ही 12वीं से ऊपर की कक्षाओं के 10,000 छात्रों के खातों में भी जल्द राशि भेजी जाएगी। विभाग ने इन छात्रों के डेटा का अंतिम परीक्षण पूरा कर लिया है और इस सप्ताह के अंत तक भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार हर वर्ष 50 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रदान करती है। इनमें अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के छात्रों को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, जबकि पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और जनजाति वर्ग के छात्रों को उनके संबंधित विभागों द्वारा राशि दी जाती है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के परिवार जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है, पात्र माने जाते हैं। सामान्य और अन्य वर्ग के छात्रों की पात्रता सीमा 2 लाख रुपए वार्षिक आय निर्धारित की गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में मौसम ने लिया करवट, घना कोहरा और बूंदाबांदी का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राज्य के अधिकांश इलाकों में गुरुवार को घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता 100 मीटर से भी कम हो गई। राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में कोहरे के चलते सुबह का सफर बेहद मुश्किल हो गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में घने कोहरे और बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है। तराई और पूर्वी इलाकों में कोहरे का असर अधिक है। नोएडा और गाजियाबाद में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई, जिससे ठंड और बढ़ गई। लखनऊ में भी सुबह कोहरे के बाद हल्की धूप निकली, लेकिन गर्माहट न के बराबर रही। जिन जिलों में कोहरे की संभावना अधिक है, उनमें प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बहराइच, सीतापुर और लखीमपुर खीरी शामिल है। वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के चलते तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। लखनऊ मेट्रो नेटवर्क होगा 80 किलोमीटर लंबा। लखनऊ मेट्रो का नेटवर्क जल्द ही 79.976 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) ने मेट्रो के नए रूटों पर काम शुरू करने की घोषणा की है। इनमें मुंशीपुलिया से जानकीपुरम तक 6.450 किलोमीटर, आईएम से राजाजीपुरम तक 17.16 किलोमीटर और चारबाग से एसजीपीजीआई तक 8.85 किलोमीटर के रूट शामिल हैं। मेट्रो नेटवर्क का यह विस्तार राजधानी के यातायात प्रबंधन को सुधारने और यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने में सहायक होगा। यूपीएमआरसी का लक्ष्य इन परियोजनाओं को इसी वर्ष शुरू करना है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। डीआईओएस कार्यालय में यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए हेल्प डेस्क शुरू। जनपद हापुड़ में डीआईओएस कार्यालय द्वारा यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए हेल्प डेस्क शुरू की गई है। ये हेल्प डेस्क सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगी। परीक्षार्थी तनाव, परीक्षा की तैयारी और अन्य सवालों के समाधान के लिए हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं। जिले में आगामी 24 फरवरी से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कुल 28,524 छात्र इन परीक्षाओं में भाग लेंगे। हेल्प डेस्क के माध्यम से छात्रों को विशेषज्ञों की सहायता प्रदान की जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, ट्राई करेगा वॉइस कॉल और एसएमएस पैक की जांच। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने वॉइस कॉल और एसएमएस पैक की जांच के आदेश दिए हैं। ट्राई ने कहा है कि कंपनियों को अपने नए प्लान की जानकारी 7 कार्य दिवसों के भीतर प्राधिकरण को देना अनिवार्य है। ट्राई ने ये कदम उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत के अनुसार सस्ती सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया है। इसके तहत वॉइस और एसएमएस के अलग रिचार्ज प्लान लाना अनिवार्य किया गया है। एयरटेल और अन्य कंपनियों ने हाल ही में ऐसे प्लान पेश किए हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। संत सम्मेलन में मथुरा काशी मुक्ति की आवाज। महाकुंभ में शनिवार से 2 दिवसीय आयोजन। विश्व हिंदू परिषद के ओल्ड जीटी रोड सेक्टर 18 जून सी स्थित शिविर में 25 और 26 जनवरी को होने जा रहे संत सम्मेलन में मथुरा और काशी की मुक्ति के आंदोलन की आवाज उठेगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि को कब्जे से मुक्त कराने को एजेंडे में शामिल किया गया है। इस एजेंडे पर शुक्रवार को होने वाली विहिप मार्गदर्शक मंडल की बैठक में मंजूरी मिलेगी और उसके बाद संत सम्मेलन में रखते हुए संतों से मार्गदर्शन मांगा जाएगा।
संत सम्मेलन में काशी मथुरा के अलावा वक्फ बोर्ड और पूजा स्थल कानून 1991 को समाप्त करने का प्रस्ताव भी पारित होगा। इसके अतिरिक्त सम्मेलन में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग भी उठेगी। सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद करेंगे। सम्मेलन में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि, सभी अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर समेत प्रमुख संतों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा महाकुंभ नगर में संतों और महंतों ने सरकार से सनातन बोर्ड के गठन की मांग की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की अगुवाई में बुलाई गई प्रेस वार्ता में संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ का यजमान बताते हुए 2 दक्षिणा मांगी। एक तो वक्फ बोर्ड समाप्त हो और दूसरा सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड की जरूरत पर जोर देते हुए 27 जनवरी को आयोजित होने वाली सनातन धर्म संसद में इसके संविधान का मसौदा प्रस्तुत करने की घोषणा की। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी का सुनहरा मौका, 300 पदों पर भर्ती। इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी पाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक GDDB भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 फरवरी 2025 से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2025 होगी। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए योग्यता जनरल ड्यूटी GD के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ 12वीं पास होना चाहिए। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच DB के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र है। उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 300 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें 260 पद नाविक GD और 40 पद नाविक DB के हैं। आवेदन शुल्क अनारक्षित OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए 300 रुपए है, जबकि SC और ST उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, मेड इन इंडिया होगी गैलेक्सी S25 सीरीज। नोएडा प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी। सैमसंग ने 22 जनवरी को गैलेक्सी S25 सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें 3 स्मार्टफोन शामिल हैं। सैमसंग ने ये घोषणा की है कि गैलेक्सी S25 सीरीज के AI फोन नोएडा प्लांट में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। सैमसंग के साउथ वेस्ट एशिया के चेयरमैन और CEO JB पाक ने इस बारे में जानकारी दी। साथ ही सैमसंग के बेंगलुरु स्थित R&D सेंटर ने गैलेक्सी S25 सीरीज की मैन्युफैक्चरिंग में अहम भूमिका निभाई है। नए फ्लैगशिप फोन भारतीय यूजर्स को सर्कल टू सर्च और कॉल असिस्ट जैसी गैलेक्सी AI सुविधाओं का लाभ देंगे। यह फैसला सैमसंग को भारत में अपने AI इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद करेगा और सुपर प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में सैमसंग को एप्पल से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। परिषदीय स्कूलों में आधार कार्ड की समस्या, 10,000 बच्चे लाभ से वंचित। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 10,000 बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, जिसके कारण वे DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बच्चों के आधार कार्ड न बनने के प्रमुख कारणों में जन्म प्रमाण पत्र का न होना और आयु संबंधित कारण है। DBT के माध्यम से प्रति बच्चा 1200 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है, जिसका उपयोग बच्चों को स्कूल ड्रेस, स्वेटर, जूते, मोजे, स्कूल बैग और स्टेशनरी खरीदने में किया जाता है। अब तक करीब 70,000 बच्चों को DBT का लाभ मिल चुका है, जबकि जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना, उनके लिए कार्य जारी है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर योगी का बड़ा बयान, आपको घेरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी आप और इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। योगी ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में बसाया है और यूपी की जमीन पर भी ऐसा ही किया गया था, जिसके बाद उन्होंने बुलडोजर का इस्तेमाल कर सरकारी जमीन से घुसपैठियों को हटवाया। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा यूपी की जमीन की रक्षा की है और दिल्ली में भी कोई घुसपैठ नहीं होने देंगे। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। क्या केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की? जानिए सच। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्णय लिया है। इस पोस्ट में कहा गया कि सरकार का ये कदम पेंशन लागत को कम करने और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। लेकिन क्या ये सच है? सरकार की आधिकारिक एजेंसी प्रेस सूचना ब्यूरो PIB ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी करार दिया है। 17 नवंबर 2024 को PIB ने एक स्पष्ट बयान जारी करते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर चल रही यह खबर पूरी तरह गलत है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इस मुद्दे पर संसद में लिखित उत्तर में कहा कि सरकार के पास रिटायरमेंट की उम्र में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। निष्कर्ष ये है कि 60 वर्ष की रिटायरमेंट उम्र में किसी भी प्रकार का बदलाव फिलहाल सरकार ने नहीं किया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। महाकुंभ में राम नाम के लाखों टैटू वाले अनोखे भक्त, देखिए भक्ति का अनोखा रंग। प्रयागराज महाकुंभ में इन दिनों भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है।
साधु संतों से लेकर आम भक्त सभी अपने अपने तरीके से इस आध्यात्मिक महापर्व में भाग ले रहे हैं। लेकिन इस बार महाकुंभ में जो सबसे अधिक चर्चा का केंद्र बने हुए हैं वे हैं रामनामी। रामनामी संप्रदाय के भक्त छत्तीसगढ़ से यहाँ पहुंचे हैं। इन भक्तों की खासियत यह है कि इनके शरीर पर लाखों बार भगवान राम का नाम गुदा हुआ है। माथे से लेकर पूरे शरीर पर राम नाम का टैटू देखने वालों को चमत्कृत कर देता है। रामनामी संप्रदाय के अगुवा जमाई राम बताते हैं कि यह परंपरा धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। कभी 2 से 3 लाख की संख्या में रामनामी होते थे, जो अब घटकर केवल 6000 के करीब रह गए हैं। ये भक्त भगवान राम के विचारों को फैलाने और राम राज्य की स्थापना के संकल्प को लेकर कार्य करते हैं। उनके जीवन का हर पहलू भगवान राम के प्रति समर्पित है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब सीधे विभाग से मिलेगी सैलरी। भारत में लाखों लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करते हैं। ये कर्मचारी अक्सर कम वेतन, असुरक्षित नौकरी और सुविधाओं की कमी का सामना करते हैं। लेकिन सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। नई पॉलिसी के तहत आउटसोर्स कर्मियों को अब उनकी सैलरी सीधे संबंधित विभाग से मिलेगी। ये कदम न केवल उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उनकी कार्य स्थितियों में भी सुधार करेगा। आउटसोर्सिंग क्या है? ये प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब कोई कंपनी या संगठन अपने कामकाज को बाहरी एजेंसियों या व्यक्तियों को सौंप देता है। इससे लागत में कमी और कामकाज में विशेषज्ञता का लाभ मिलता है। सरकार के इस कदम से लाखों परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी और वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।